एज अ हार्ड कोर बाइकर एंड मोटरसाइकिल एंथुजियस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ईवी पे शिफ्ट होऊंगा, बट मेरा जो ईवी पे शिफ्ट होने का जर्नी था वो मजबूरी थी रादर देन शौक। लिया ये मैंने अपनी मिसेस के लिए था, और उनको जब मैंने सिखाने की कोशिश की तो वो एक दो दफ़ा गिर गई, और उसके बाद से उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे एक्स्ट्रा व्हील्स लगवा के दो। एक्स्ट्रा व्हील्स लगवाना इस छोटे से स्कूटर पे निरी ज्यादती है। मुझे ये लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा बाइकर हूँ और मैं तो यामाहा का सर्टिफाइड राइडिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मैं अपनी बीवी को बाइक सिखा लूँगा। आप बीवी को नहीं सिखा सकते, कुछ भी नहीं सिखा सकते, जितना उसको आता है उतना ही आता है, ठीक है। तो फिर मैंने इरादा किया कि इसको मैं बेचता हूँ। ये मैंने लिया था लास्ट ईयर सितंबर में। जब मैं मार्केट गया इसको बेचने के लिए तो मुझे इसकी रीसेल वैल्यू बहुत पथेटिक मिली। किसी ने कहा एक 20 ले लो, किसी ने कहा एक 15 ले लो, एक भाई ने कहा ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसका तो कोई गारंटी नहीं होती, तो आप ₹1,00,000 ले लो। दिल तो कर रहा था कि उनका मैं टेंटवा दबा दूं कि अभी अभी 1,75 मैंने लगाया, कुछ तो शर्म होती, कुछ हया होती है, बट जैसे पाकिस्तान में चलता है एक्सप्लॉयटेशन। फिर मैंने कहा कि यार छोड़ो सारा कुछ, बाइक पार्क करो और इसको ज़रा चला के देखते हैं कि चलती भी है या नहीं। पंजाबी में ना एक कहावत है कि गल पे ढोल बजाना पैंदा है। आज ये ढोल जो मेरे गले पड़ा है इसको मैंने 4,000 किलोमीटर चला लिया है, और मुझे ऑनेस्टली बाद औक़ात यकीन नहीं आता कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ। मेरे पास एक स्कूटी है और स्कूटी की चस मुझे ऐसी पड़ी कि मेरा बाइक भी खड़ा रहता है, मेरी गाड़ी भी खड़ी रहती है, और डेली कम्यूट्स मैं स्कूटी पे करता हूँ। तो ये होने जा रहा है भाई 4,000 किलोमीटर्स का एक एनालिसिस। मुझे क्या लगता है 4,000 किलोमीटर जो मैंने स्कूटी को चलाया है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं। एंड वेलकम टू द राइड रिव्यू ऑफ माई एवियन जॉय। सबसे पहले मैं स्कूटर के पीछे का बाइंग डिसीजन आपको बता देता हूँ। बाइंग डिसीजन था कि इनिशियली आई वॉन्टेड टू बाई अ स्कूटर फॉर माई वाइफ, ताकि वो मेरी बेटी को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप दे सकें। बेगम मेरी ने साइकिल ही चलाई हुई है, उनको गाड़ी या बाइक चलाना नहीं आता। सो मुझे एक लाइट वेट स्कूटर चाहिए था। अब लाइट वेट स्कूटर्स में जो ऑप्शन है वो बहुत ही फ्लिमजीज हैं, तो हमने जॉय इसलिए सेलेक्ट किया। ये एक ऐसा स्कूटर है जो मैं भी चला सकता हूँ, इसमें पूरी फैमिली भी आ सकते हैं। माशाल्लाह से वी आर अ फैमिली ऑफ 3। जॉय का जो बाइंग डिसीजन था कि एवियन के मैं रिव्यूज़ कर रहा था उस वक्त पे, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, प्लस द पीपल एट एवियन वो भी बहुत अच्छे थे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एक मसला है कि इसके अंदर ना इश्यूज़ आते हैं। अच्छी कंपनी वो है जो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। हमें एक चीज़ सिखाई गई थी यामाहा में कि मशीन कैन गो बैड एट एनी टाइम, कभी भी ख़राब हो सकती है, बट आपने आफ्टर सेल सर्विस अपनी बेहतर बनानी है। आपने कस्टमर को अगर उसको पार्ट चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, वो आपने वहाँ से अपना जो खोया हुआ वक़ार है उसको बुलंद करना है जनाब अली। सो एवियन ख़रीदने की रीज़न तो मैंने आपको बता दी कि किस वजह से मैंने एवियन ख़रीदी, प्लस जिस शोरूम से ली उन भाई ने तकरीबन 5,000 में मुझे ऑफ़ कर दिए, तो 1,75,000 रुपये के अंदर मुझे ये जॉय मिल गया। अब 1,75,000 रुपये में 72 वोल्ट 32 एम्पेयर आवर्स की ग्रीफेन की बैटरीज वाला 1000 वाट की मोटर वाला ये स्कूटर मुझे मिल गया, जिसकी टॉप स्पीड अभी ये जा रही है 52 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शंस थे, डेफिनेटली थे, इन्हीं सिमिलर स्पेक्स के अराउंड। और अगर मैं थोड़े से मज़ीद बेहतर पैसे डालता इसके अंदर 50-60 हज़ार रुपये, तो मैं 1500 वाट और लिथियम वाली साइड पे जा सकता था। उस टाइम पे जो लिथियम था दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, और एंट्री लेवल का जो लिथियम का बाइक था वो भी काफ़ी महंगा पड़ रहा था। खैर नसीब में जॉय चलाना था तो हम जॉयफुली जॉय चला रहे हैं। जो पहला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, जब मैंने बाइक से उतर के मैं स्कूटर पे बैठा तो आई वाज सरप्राइज, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज नहीं था मैं। मुझे इसकी सस्पेंशन से पहले दिन से ही प्रॉब्लम है।
इसकी फ्रंट सस्पेंशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, रेयर है, बट रेयर सस्पेंशन इज़ सॉफ्ट और वो बॉटम आउट कर जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं ना एक बाइकर बन के सोच रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए। मुझे इस बाइक को, स्कूटी को अगर देखना है तो डेली कम्यूट्स के हिसाब से देखना है। उस हिसाब में इसकी सस्पेंशन ठीक है। मेरा जो डेली ट्रैवल है वो आजकल कोई अंडर 20-25 किलोमीटर्स है एक दिन का, और ये मुझे तकरीबन 75 की रेंज दे देती है रियलिस्टिकली। यानी कि हफ्ते में मैं इसको एक दफ़ा चार्ज करता हूँ, 2 बार चार्ज करता हूँ, और मेरा पूरा वीक आराम से गुजर जाता है। क्योंकि ये ग्रीफेन बेस्ड है तो ग्रीफेन के अपने भी कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से इस स्कूटर की जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कल रात को इसको मैंने चार्ज किया है और अभी ये मुझे प्रॉपर जो है ना टॉप स्पीड पे भाग रहा है 51-52 किलोमीटर्स पे, क्योंकि ये चार्ज है फुली। जैसे जैसे इसकी जो बैटरी है वो कम होगी, सपोज़ 80% पे आएगी, तो इसकी जो आउटपुट है वो भी 80% पे आ जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है, अगर मेरी बैटरी 40% पे रह जाएगी, इसकी पावर आउटपुट जो है वो भी 40% पे रह जाएगी। ये एक कैच है ग्राफीन के स्कूटर्स में, जो कि लिथियम में ये मसला नहीं आता। लिथियम में बैटरी बिल्कुल जब 10% से भी कम रह जाती है तो परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी होना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये कैसा इसका कौन है जो कि हर किसी के माइंड में होना चाहिए, और अमूमी तौर पर नहीं होता। हम लोग सारे मोटरसाइकिलों के ले में हमें यही लगता है कि 50 के पेट्रोल में भी उसने उतना ही भागना है और 100 के पेट्रोल में या फुल टैंक में भी उसने उतना ही भागना है। बट स्कूटर्स के केस में इट इज़ डिफरेंट। आया यामा गया भाई खींचता हुआ, मज़ा आया एक दफ़ा। खैर, दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी अजीब लगती है, इसके अंदर ये जो रैटलिंग है ना, खड़क जो है इसके अंदर, वो एक फ्रेम जिसके ऊपर प्लास्टिक की बॉडी लगी हुई है और कोई ख़ास किस्म की इंसुलेशन नहीं है, उस सारे सेटअप के अंदर ये थोड़ी सी खड़कती है, थोड़ी ज़्यादा ही खड़कती है, बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। ये इसकी टॉप स्पीड है जनाब अली, जो कि 51-52 किलोमीटर फ़ी घंटा है। गुड थिंग है इसके फ्रंट पे इसकी डिस्क ब्रेक दी हुई है, क्योंकि मैं फ्रंट ही यूज़ करता हूँ। जो पिछली ब्रेक है इसकी, वो 4000 किलोमीटर पे ही उसके जो ब्रेक लेदर्स हैं वो फारिग हो चुके हैं। मतलब इतने फारिग हो चुके हैं कि आप ब्रेक मारो, ठीक है, बहुत मुश्किल से जाके लगती है। और ये स्लो इसलिए हो रही है कि इसकी ब्रेक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कट ऑफ भी होता है। जैसे ही मैं ब्रेक मारता हूँ तो वो बैटरी को पावर नहीं जा रही होती। इन 4000 किलोमीटर में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैंने इसकी मेंटेनेंस नहीं कराई, सिवाय एक दफ़ा के जब मुझे इसकी बैटरी पे थोड़ा सा शक था, तो मैंने बैटरी सिर्फ चेक कराई थी कि बैटरी के क्या हालात हैं। उसके अलावा इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, इसकी कोई ट्यूनिंग नहीं हुई। ये छोटे मोटे कामों के लिए तो खुलती रही है। लाइक वो पिछले दिनों आपने मेरी एक रील देखी होगी कि इसमें पानी चला गया है और इस तरीके के काम। ये है गाइस जिलानी पार्क की पार्किंग, आल मारूफ हमारा स्टूडियो फॉर क्विक रिव्यूज़। क्विक रिव्यूज़ की गेम ये है कि भाई वो क्विकली हम बनाते हैं तो हम इधर आ जाते हैं। अच्छा, मौसीकी वाला ऑप्शन भी है। ये मैं ना आपको ज़रा दिखा दूँ अपना स्कूटर। ये मेरा स्कूटर है जी, ये इसका नंबर है, भाई के नाम पे रजिस्टर्ड है। मेरा जो सबसे पहला ज़िंदगी का यामाहा था YB100, जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी, उसका नंबर था 9015। तो वो इश्क कैसा चल रहा है कि अभी तक चल रहा है माशाल्लाह। 10 इंच के रिम है, 310 का टायर आगे है, 310 का टायर पीछे है, हब मोटर है। इसकी हालत से आपको पता ही चल रहा है कि इट हैज़ नॉट बीन क्लीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मॉनसून का सीज़न है तो वो धोते हैं, बारिश हो जाती है, बारिश होती है, धोते हैं, तो वो एक अजीब सा साइकिल चल रहा है। बट स्टिल इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। इन 4000 किलोमीटर में से सिर्फ एक दफ़ा बहुत ही ज़्यादा पानी में इसके साइड स्टैंड सेंसर में पानी चला गया था, इसने मुझे थोड़ा सा ख्वार किया था, फिर मैंने सेंसर की तार उतार दी। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। मार्केट में इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी के स्कूटर्स भी हैं और इससे बहुत बुरी बिल्ड क्वालिटी के स्कूटर्स भी हैं।
अब सीधा आ जाते हैं यार कि क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या चीज़ें इसमें बुरी हैं। एज अ बाइकर ऑन अ स्ट्रिक्ट बजट, क्या आपको ईवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं? जब मैं इस पे शिफ्ट हो गया तो मुझे इसकी सस्पेंशन की समझ नहीं आ रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था बिकॉज आई एक्चुअली स्टार्टेड लिविंग विद इट। जब आप 18 इंच के टायर से एकदम से 10 इंच के टायर पे आते हो तो रोड के ऊपर बिहेवियर काफ़ी फ़र्क होता है। नो डाउट इसकी रोड ग्रिप तो अच्छी है, बट ये जो बम्प्स को सहने के भी एक सलाहियत होती है जिसमें टायर का जो साइज़ है वो काफ़ी हेल्प करता है। खड्डे बड़े ज़ोर से लगते थे और समझ नहीं आती थी। बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं होता, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हो, उसका जो फ्लोर बोर्ड है उसमें और ज़मीन में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। तो अक्सर बम्प्स वगैरह पे पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो तो स्कूटी स्क्रैप होती थी नीचे से, वो भी समझ नहीं आई मुझे। फिर पिछली सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट होने के भी नुकसान ही होते हैं, बट ओवरऑल शहर के लिए अच्छी है। थोड़ा अर्सा फिर मैंने ज़रा चलाया इसको, इसकी खड़कें सड़कें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट यूज टू इट। मुझे ये पता चला कि यार ये नीचे लोहे का फ्रेम है, ऊपर प्लास्टिक की बॉडी टाइट हुई है, खड़कना इसने है, जो मर्जी कर लो। एक चीज़, इसका जो ग्रैब रेल होती है वो बहुत स्टार्ट में ही यहाँ से टूट गई थी। देन आई कॉल्ड इवियन और उन्होंने ये एलुमिनियम वाली मुझे भेजी जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और अभी तक चल रही है, इसको कोई मसला नहीं आया। ओवरऑल अगर मैं देखूं इस स्कूटर से मुझे शिकायत इसलिए मैं नहीं कर सकता कि इस स्कूटर को मैंने सिर्फ चलाया इन 4000 किलोमीटर में, एक आध दफ़ा भी इसको मैंने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया। एक दफ़ा मुझे इसकी बैटरीज पे शक था तो मैंने वो काम करवा लिया, बट आई हैव नेवर गॉट इट सर्विस्ड और ट्यून्ड। वो भी देखेंगे किसी अपकमिंग वीडियो में करा के कि क्या निकलता है। जो चीज़ें अच्छी हैं स्कूटर की, सबसे पहले तो इसको शहर के अंदर चलाना, मनूवर करना बहुत आसान है। आप बहुत ही लाइटली इसको चला लेते हैं और आपको कोई मसला नहीं होता। ट्रैफिक में से जिग जैग करना, यू आर द किंग ऑफ द रोड व्हेन यू आर एट दिस थिंग। हल्की फुल्की है, कहीं भी फेंक दो, कहीं से भी निकाल लो, नो टेंशन एट ऑल। दूसरी चीज़ जो है इसकी वो है इसकी बैटरीज। बैटरीज बेशक इसमें ग्रीफेन की हैं, 72 वोल्ट और 32 एम्पेयर आवर की हैं। अगर आप इसका बैटरी पैक का साइज़ निकालो तो वो काफ़ी डिसेंट सा साइज़ बन जाता है जो कि डेली कम्यूट के अंदर काफ़ी मुनासिब रहता है। अब बैटरी के जो एम्पेयर आवर्स हैं वो जितने कम होंगे, बैटरी वाली व्हीकल की पिकअप उतनी ही फारिग होगी। तो पिकअप इज़ क्वाइट नाइस, 72 वोल्ट हैं ये। एंड चिल्वी की बैटरीज है इसके अंदर। चिल्वी की नो डाउट चाइना के अंदर एक उसका ना काफ़ी अच्छा नाम है बैटरीज़ के अंदर। सो बैटरी वाइज काफ़ी मुनासिब है। इवन दो दिस इज़ अ ग्राफीन का मैं कोई बहुत बड़ा वोकल नहीं हूँ, बट स्टिल दे डू द जॉब वेरी वेल। फिर आ गई तीसरी चीज़ जो कि इसकी 1000 वॉट की ये BLDC हब मोटर है। ये मोटर काफ़ी दफ़ा पानियों के अंदर से भी गुजरी और अभी स्कूटी पे लगे हुए कीचड़ से आप देख ही सकते हैं कि इस बेचारी की क्या हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह से मोटर इज़ वाटर रेजिस्टेंट एंड मोटर वाइज मुझे कोई मसला नहीं आया इस पर। जो इशू मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का आया वो उसके साइड स्टैंड सेंसर का है। इसका ये जो साइड स्टैंड है इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, उसकी तार में पानी चला गया था। क्योंकि ये स्कूटर्स को बहुत ही हाईली बिल्ड क्वालिटी के साथ नहीं आते तो इनकी इंसुलेशन वगैरह उस स्टैंडर्ड की नहीं होती, जिस वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात के अंदर जो पहली चीज़ है कि ये ग्राफीन बैटरी वाला स्कूटर है। ग्राफीन डिग्रेड ज़्यादा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। अब लिथियम में भी लिथियम आयन है, लिथियम आयन फॉस्फेट है। बैटरी की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा था और उस पर्पज़ के लिए मुझे ग्राफीन वाला स्कूटर ज़्यादा बेहतर लग रहा था, वरना डेफिनेटली मैं उस वक्त ही लिथियम वाले स्कूटर पर जाता, बट नहीं थी अकल। मैंने कहा बस ले लो। सोचा नहीं था कि ये ढोल गले पड़ जाएगा, बट पड़ गया। इसकी दूसरी बुरी चीज़ जो है वो इसका चार्जिंग टाइम है। इसको 8 घंटे के लिए मुझे चार्जिंग पे लगाना ही पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो चार्जर है वो थोड़ा स्लो है। स्लो चार्जर का फ़ायदा ये है कि उसके जलने वगैरह का नुकसान या ख़तरा नहीं होता, बट इसको 8 घंटे पूरे लगते हैं फुली चार्ज होने में। और 8 घंटे के लिए आप ये समझ लो कि मुझे इसको रात को प्लग इन करना पड़ेगा ताकि ये सुबह तक चार्ज हो। तो चार्जिंग टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये अगर थोड़ा कम होता ना, लाइक 2.5-3 घंटे तक होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर आप कीड़े निकालने पे आएंगे तो एक मसला ये भी है कि बैटरी स्वैपेबल नहीं है। बैटरी फ्लोर बोर्ड के अंदर है। अब जब से मैं एक फ़्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे इसको चार्ज करने में दिक्कत होती है। फिर एक लंबी सी एक्सटेंशन वायर लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर इसका चार्जर लगाना पड़ता है। बट स्टिल कुड बी वर्स्ट। ये चीज़ जिस सिलसिले के लिए बनी थी और जिस प्राइस रेंज में आ रही है, मेरा ख्याल है कि स्कूटर के अंदर इतना कोई ख़ास मसला नहीं है।
बट लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आप एक बाइकर हो, क्या आपको ईवी पे शिफ्ट होना चाहिए? मेरे ख्याल के मुताबिक जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें डेली बढ़ रही हैं, ईवी पे शिफ्ट होने के अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। कौन सी ईवी पे आप शिफ्ट हो रहे हो वो मैटर करता है। आप लिथियम बेस्ड ले रहे हो, आप ग्राफीन बेस्ड ले रहे हो, आप लेड एसिड बेस्ड ले रहे हो, उसकी मोटर कौन सी है, उसके अंदर कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को एज अ बाइकर होनी चाहिए। ईवीज़ के केस में ये है कि ईवी कंपनियां बहुत ज़्यादा छुपाती हैं इन सारी चीज़ों को। बैटरी के ऊपर कुछ लिखा होता है, एक्चुअल में कुछ और होता है। पाकिस्तान के अंदर जितनी बदनाम ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री हुई है बैक इन द डे, जब जोल्टा का अरूज था और वो अकेले थे, उस टाइम पे से लोग ईवीज़ को नेगेटिव ही देख रहे हैं बजाय पॉजिटिव देखने के। मैं अगर आपको इसकी रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बताऊं तो दैट इज़ अराउंड ₹2 पर किलोमीटर। और अभी तक मैंने इसको जितना चलाया है, आप समझ लो तकरीबन 4000 किलोमीटर इसको मैंने चलाया है, तो 8000 रुपये या 8500 रुपये की बिजली मेरी लगी है अभी तक। यही अगर कोई बाइक होता तो मेरी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती। कितनी होती मेरी कॉस्ट? अगर मेरे पास एक 70 होता जो कि लीटर में चलो 50 रिटर्न कर रहा है, और उसको मैंने चलाया कितना है, 4000 किलोमीटर चलाया है, यानी कि 80 लीटर मेरा पेट्रोल लगा है। और पेट्रोल की जो प्राइस जा रही है तकरीबन, आई डोंट नो, यहाँ पे आ जाएगा यार लिखा हुआ जितने का भी पेट्रोल बनता। तो बल्कि आप लोग कमेंट्स में बताओ ना कितने का पेट्रोल लगा होगा। तो ये तो भाइयों मेरा 4000 किलोमीटर का तजिया। मुझे ईवीऑन ने बिल्कुल पैसे नहीं दिए, ना ये स्कूटर लेते हुए, ना इसकी वीडियो बनाने के। हालांकि मेरे घर में 5 ईवीऑन चल रहे हैं, एक मेरे पास है, 4 मेरे भांजे भतीजों के पास हैं, क्योंकि कंपनी नाइस है, कोई मसला हो तो वो हल कर देते हैं। अच्छी चीज़ें ये हैं कि यार इन स्कूटर्स के अंदर कभी स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, अंडर द सीट स्टोरेज काफ़ी है। ये देखो, ये मैंने अपनी ऐनक रखी हुई है, काफ़ी सारा गंदला यहाँ पे आ जाता है, चार्जर की सॉकेट लगी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, और अगले आने वाले साल 1.5 साल के अंदर जितने भी रह जाने वाले प्लेयर हैं, जो एक्चुअल खिलाड़ी हैं, वो रह जाएंगे, बाकी सारे डगड़ मगड़ ख़त्म हो जाएंगे। अभी पाकिस्तान में 70 के करीब कंपनी हैं। टू गो फॉर द बिगर नेम्स, जिनकी प्राइस रेंज अच्छी है, जिनके पास प्रोडक्ट रेंज पूरी है, ताकि आपको भी, आपके गले में भी ढोल ना पड़ जाए ना। आई होप दिस वीडियो साउंड इंटरेस्टिंग। आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय।